नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल खंड के अंतर्गत 5वें लेसन जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भाग 5 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में अध्ययन किए हैं, या पिछली एक दो वीडियो से भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धात्विक खनिजों के अंतर्गत सर्वप्रथम लौह खनिजों का, जिसमें लोहे और मैग्नीज के बारे में अध्ययन किए। इसके बाद में अलौह खनिजों के अंतर्गत तांबा तथा बॉक्साइट का अध्ययन किए। अब हम लोग धात्विक खनिज के बारे में अधात्विक खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज मतलब ऐसी खनिजें जिसमें धातु नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोग जो इस वीडियो में या इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे वह अभ्रक के बारे में। यहाँ पाठ्यक्रम में अभ्रक को शामिल किया गया है। तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अभ्रक यानी कि माइका। आइए जानते हैं कि अभ्रक क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या उपयोग है। तो देखिए, अभ्रक एक अधातु खनिज है। अभ्रक एक अधातु खनिज है। यह प्लेटों के रूप में या पत्रकों के रूप में पाया जाता है। यह काफी चमकीला होता है और काफी पतला, काफी बारीक होता है। इसकी 1000 परतों को कुछ सेंटीमीटर के अंदर समाहित किया जा सकता है। अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में पहला स्थान रखता है। भारत दुनिया का लगभग 70% अभ्रक जो है वह उत्पादित करता है। भारत का अभ्रक उच्च क्वालिटी का होता है, इसलिए इसकी डिमांड जो है दुनिया के देशों में रहती है। अभ्रक का उपयोग क्या होता है, अभ्रक की विशेषता क्या है? देखिए, अभ्रक जो है यह विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है। विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक है, साथ ही यह चमकदार होता है। और यह जो चमकदार होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है वह विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक सामान को बनाने में यह अपरिहार्य या कंपलसरी खनिज है, यानी कि इसका प्रयोग अवश्य किया जाता है। देखिए, इसके अलावा इसका उपयोग जो है पेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग वार्निश बनाने में किया जाता है। वार्निश आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा इसका उपयोग औषधियों यानी कि दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग अन्य विभिन्न प्रकार के रंगों को बनाने में किया जाता है। क्योंकि अभ्रक जो है कई रंगों वाला होता है। अभ्रक जो हमको प्राप्त होता है वह कई रंगों में, जैसे लाल, हरा, पीला, भूरा आदि रंगों में अभ्रक हमको प्राप्त होता है। तो अभ्रक एक महत्वपूर्ण आधात्विक खनिज है। तो आइए देखते हैं कि अभ्रक का उत्पादन भारत में कहां-कहां से होता है। तो अभ्रक का उत्पादन भारत में निम्नलिखित 3 क्षेत्रों से किया जाता है, जिसमें पहला क्षेत्र जो है वह है छोटा नागपुर
का जो पठारी क्षेत्र है उसका पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत बिहार और झारखंड के क्षेत्र आते हैं, उसमें है कोडरमा, नाम लिख रहे हैं, कोडरमा, गया, हजारीबाग यानी कि छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत बिहार और झारखंड राज्यों से अभ्रक का खनन किया जाता है, अभ्रक प्राप्त किया जाता है। वहां पर कौन कौन से स्थानों से अभ्रक निकाला जाता है? कोडरमा, गया और हजारीबाग से। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, आंध्र प्रदेश से नेल्लोर नामक स्थान से अभ्रक प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में अजमेर और बेवर नामक स्थानों से अभ्रक या माइका प्राप्त किया जाता है। तो ये जानकारी रही अभ्रक के बारे में। अब आइए हम लोग धात्विक खनिज के बाद आध्यात्मिक खनिज के बाद अब हम लोग चट्टानी खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में चट्टानी खनिज के बारे में। और चट्टानी खनिज के अंतर्गत हम लोग को जो अध्ययन करना है वो अध्ययन करना है चूना पत्थर का। किसका? चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का। देखिए, चूना पत्थर भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहले इसके उपयोग को देख लिया जाए। भाई, जब हम किसी खनिज के, किसी वस्तु के उपयोग के बारे में जानकारी पाएंगे, प्राप्त करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि कोई वस्तु, कोई खनिज कितना महत्वपूर्ण है। तो चूने का जो यूज होता है वह अधिकतर जो है सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूने का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इस्पात बनाने वाली जो भट्टियां हैं, यानी कि जहां पर लोहों को गलाने का काम किया जाता है, लौह प्रगलन का काम किया जाता है, वहां उन भट्टियों को बनाने में चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि लौह प्रगलन कार्यों के लिए जो भट्टी निर्मित की जाती है, लौह प्रगलन भट्टी में चूने का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चूने पत्थर का उपयोग और विभिन्न कार्यों में, जैसे रंगाई, पुताई आदि कार्यों में किया जाता है। आइए देखते हैं कि चूने का उत्पादन भारत में कहां कहां से होता है, या जिन राज्यों से होता है उन राज्यों में किस राज्य की कैसी स्थिति है। आपकी किताब में इसको पाई चार्ट के माध्यम से दिखा रखा है। हम पाई चार्ट को यहाँ पर ड्रा नहीं कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं, केवल हम राज्य वाइज दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि कौन से राज्य से कितनी मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले टॉप पर जो है चूना पत्थर के मामले में राजस्थान जो है भारत के कुल 21% चूने पत्थर का उत्पादन करता है। इसके बाद में मध्य प्रदेश, और चलिए मध्य प्रदेश 11%, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये भी 11%। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ 10%, कर्नाटक 10%। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात 8%,
तमिलनाडु 8%। इसके अलावा तेलंगाना 8%। शेष और चूने पत्थर का उत्पादन जो है वह भारत के अन्य राज्यों से किया जाता है। इसके बाद अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वह खनिजों के खनन करते समय कौन कौन से जोखिम उत्पन्न होते हैं या कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं या कौन कौन से खतरों का हमको सामना करना पड़ता है। तो हमारी अगली वीडियो होगी खनन से उत्पन्न होने वाले खतरे, खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरे। तो आप लिख लेंगे खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरे निम्नलिखित हैं या खनन कार्यों से निम्नलिखित प्रकार के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, नंबर 2 करके, नंबर 3 करके ऐसे आप लिख लेंगे। जैसे आप कुछ सोच सकते हैं कि खनन करते समय खानों के अंदर जो है कभी कभी जहरीली गैसों का रिसाव हो जाता है, जिससे खान के अंदर, माइन के अंदर काम कर रहे लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कभी कभी खनन श्रमिकों की दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है। और नंबर 2 आप इसका लिख सकते हैं खानों में जहरीली गैसों का रिसाव। नंबर 2 चलिए हम लिख देते हैं खानों में जहरीली गैसों का रिसाव। चलिए दूसरा हो सकता है कि खनन करते समय तमाम प्रकार के खनिजों के अवशेष, डस्ट आदि के रूप में खानों के अंदर उड़ते रहते हैं, जो श्वसन के माध्यम से, सांस के माध्यम से श्रमिकों के अंदर पहुंचते हैं और श्रमिकों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तीसरा, खनन करते समय कभी कभी, क्योंकि खनन का कार्य जो होता है वो धरातल पर ओपन नहीं होता है, अधिकतर खनन का कार्य जो होता है वह भूमिगत होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि ऊपर का छत जो है वह टूट जाता है, जिससे नीचे दबने से श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं खानों के या खदानों के, खानों के छत का गिरना या ध्वस्त होना। अब इसका हम पॉइंट बता देंगे। यहां लिख ले श्रमिकों में श्वसन संबंधी समस्या। चौथा क्या हो सकता है कि कभी कभी खानों में बाढ़ आ जाती है, खानों में बाढ़ आना। कभी कभी खानों में बाढ़ आ जाती है, जिससे काफी जनधन की हानि होती है। अगला पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? अगला पॉइंट यह हो सकता है कि कभी कभी खानों में आग लग जाती है। तो खानों में
आग का लगना, ये भी एक समस्या है, ये भी एक खतरा है। तो खनन कार्यों में उत्पन्न होने वाले कुछ ये खतरे हैं। अब इनसे कैसे निपटा जा सकता है, तो आप यहाँ पर हेडिंग कर सकते हैं, खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के उपाय। खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के उपाय। तो निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का विकास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वह मशीनों से किया जाए, ताकि ये जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं से होने से कम जान माल का नुकसान हो या कम से कम जनधन की हानि हो। साथ ही खनन कार्य शुरू करने के पहले खनिजों वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाए और खनन करते समय जो पिलर बीच में छोड़े जाते हैं उनको काफी मजबूत रखा जाए या काफी मजबूत पिलर छोड़े जाए। और खनिजों से हमेशा भूमिगत जल जो है उसको निकालने का कार्य हमेशा जारी रखा जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई नीचे जो है वो धरातल के अंदर या भूमिगत जल पाया जाता है, जिसको खनन करते समय विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हम बाहर निकालते रहते हैं ताकि खानों के अंदर पानी एकत्र ना होने पाए। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके बाद में इस बात का ध्यान रखा जाए कि खानों में आग ना लगने पाए। अगर आग लग जाए तो उसको तुरंत बुझाने का प्रबंध किया जाए, ऐसी व्यवस्था पहले से की जाए। साथ ही खनन का कार्य ऐसी कंपनियों के द्वारा, ऐसी संस्थाओं के द्वारा करवाया जाए जो जिम्मेदार हो, गैर जिम्मेदार संस्थाओं से खनन का कार्य ना करवाया जाए। तो ये कुछ उपाय हैं खनन कार्यों से उत्पन्न होने वाले खतरों से निपटने के। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे खनिजों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। खनिजों का संरक्षण। देखिए, कभी कभी संरक्षण से लोग समझ लेते हैं कि खनिजों को बचाना, यानी कि खनिज का उपयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। किसी भी चीज के सामने संरक्षण का आशय ये नहीं होता है कि उस वस्तु का, उस सेवा का उपभोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। संरक्षण का आशय ये होता है कि उसका इस तरीके से उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग किया जाए और अधिक से अधिक लोगों की और अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो खनिजों का संरक्षण का आशय यह है कि ऐसा नहीं है कि खनिजों के संरक्षण करने के लिए खनिजों का उपभोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारी और गतिविधियां जो है, जो खनिजों पर आधारित है, वो रुक जाएंगी। फलस्वरूप जो हम आज विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वो ऊंचाइयां जो है छूने में हमको समस्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। लेकिन एक चीज है कि खनिज जो है ये अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है, ये सीमित मात्रा में है। इनके निर्माण में, इनके पुनर्चक्रण में लाखों अरबों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। लेकिन हम करते क्या है कि कुछ ही समय में हम खनिजों का उपभोग कर डालते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर खनिजों का यूं उपयोग किया जाता रहा तो आने वाले समय में खनिज समाप्त हो जाएंगे। और खनिज जब समाप्त हो जाएंगे तो आज जो जिन आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति हो रही है खनिजों से, वो सब आवश्यकताएं हमारी पूरी नहीं हो पाएंगे। फिर हम जिस हिसाब से, जिस गति से विकास कर रहे हैं, उस गति से विकास नहीं कर पाएंगे। तो खनिज सीमित हैं। खनिज जो है अगली पीढ़ी के लिए उपलब्ध हों, हमारे विकास की गति सतत रूप से जारी रहे, कंटिन्यूस जारी रहे, इसलिए खनिजों का संरक्षण जरूरी है। अब खनिजों का संरक्षण करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, तो हमारी हेडिंग हो सकती है खनिजों के संरक्षण के उपाय।
खनिजों के संरक्षण के उपाय। देखिए, खनिजों के संरक्षण के ढेर सारे उपाय, कई सारे उपाय हो सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ उपायों का चर्चा, कुछ उपायों पर फोकस कर रहे हैं, कुछ उपायों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला काम ये किया जाए कि खनिजों का खनन करते समय धरातल के अंदर, भूमि के अंदर जितनी भी खनिज की मात्रा है, उस मात्रा का पूरी मात्रा का खनन कर लिया जाए, यानी कि खनिजों को अवशेष ना छोड़ा जाए, क्योंकि दोबारा खनन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि खनन करते समय खनिज जो है टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिनको उपयोग में लाना काफी कठिन हो जाता है, फलस्वरूप वो वहीं पर बेकार पड़े रहते हैं। तो ये किया जाए कि खनिजों का इस तरीके से खनन किया जाए कि ताकि कम से कम मात्रा में चूर्ण खनिजों के निकले। और क्या उपाय हो सकता है खनिजों के संरक्षण के लिए? और उपाय ये हो सकता है कि जिन खनिजों का हम लोग खनन कर लिए, उनसे वस्तुएं बना लिए हैं। तो ऐसे बहुत से खनिज हैं कि वस्तुएं बना लिए गए हैं और वस्तुओं का उपयोग नहीं हो रहा है, फलस्वरूप ऐसी वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाए, यानी कि जैसे लोहा है, तो लोहे से तमाम वस्तुएं निर्मित होती हैं, उसका उपयोग होता है, उपयोग होने के बाद में वो वस्तु जो है उपयोग के लायक नहीं रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो धातु का उपयोग हुआ है, जो खनिज का उपयोग हुआ है, उसका पुनर्चक्रण करके उससे फिर नई वस्तु बना ली जाए। इससे हमको कुछ कम मात्रा में खनन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और क्या उपाय हो सकते हैं? और उपाय हो सकते हैं कि हम खनिजों के विकल्प को खोजें, खनिजों के प्रतिस्थापन वस्तु को या खनिज को खोजें। जैसे आज हमने तांबे के विकल्प को खोज लिया है। तांबे का अधिकतर उपयोग जो होता था वह बिजली के उपकरण और बिजली के तारों को बनाने में होता था। आज बिजली के उपकरण और तारों को बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही और जो विभिन्न खनिज हैं उनके विकल्प खोजे जाए। तो ये कुछ रहे खनिजों के संरक्षण के उपाय। ऐसे और भी आप उपाय सोच समझ करके लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।